हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल और वैदिक काल की दो दो अलग-अलग वीडियो मैंने बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें देखना ज़रूरी है। उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल को एक हम कंपैरिज़न एक अंतरिक्ष के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहता है और अच्छे से याद रहता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल है, उसका टाइम है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आर्य थे वो उत्तर वैदिक काल में यमुना, गंगा और सदानीर, जिसे आज की गंडक नदी बोलते हैं, नदियों के मैदान को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ तक आज आ चुके थे? अफ़गानिस्तान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, वहाँ तक आर्य आ चुके थे पूर्व वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में उन्होंने यमुना, गंगा और सदानीर का जो मैदानी क्षेत्र था, उसे अपने अधिकार में कर लिया था। और दक्षिण में वे विदर्भ, जो आज का महाराष्ट्र में जो विदर्भ है, वहाँ तक आर्य पहुँच चुके थे। और उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य केंद्र था उनका, वो मध्य प्रदेश था, जहाँ पूर्व वैदिक काल में वो ब्रह्मावर्त था उनका। मेन जो मुख्य केंद्र था पूर्व वैदिक काल का आर्यों का, वो ब्रह्मावर्त था। किन नदियों के बीच था? सतलुज और व यमुना नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र था। और ये जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था, जो उनका मुख्य केंद्र था उत्तर वैदिक काल में, वो सरस्वती व गंगा का दोआब क्षेत्र था। और इसी क्षेत्र में जो कुरु और पांचाल थे, ये वंश रहते थे। कुरु व पांचाल जो राज्य थे, वो इसी क्षेत्र में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आदि ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। हमने पढ़ा है जो ऋग्वेद है, उसकी रचना उसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। और बाकी जो भी वेद और ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद वगैरह थे, उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था लोगों का, वो कैसा रहा था। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई थी। जहाँ पूर्व वैदिक काल में नारियां शिक्षा ले सकती थी, शिक्षा तो भाई अब भी ले सकती थी, लेकिन बाकी जो काम थे उनमें गिरावट आई थी। क्या था? उन्हें जो भी अधिकार मिले हुए थे, उनमें गिरावट आ गई थी। वो जो सभा समिति वगैरह थी, उनमें भाग नहीं ले सकती थी। हम देखिए पढ़ते हैं क्या कुछ था। उनका जो उपनयन श्रृंगार था, वो बंद हो गया था और पितृ संपत्ति पर अधिकार में कमी आ गई थी। पूर्व वैदिक काल में वो पितृ संपत्ति पर उनका अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते-आते उनमें कमी आ गई थी। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कौन-कौन सी जो विदुषियाँ हैं, उनके नाम देखिए। गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैथिली, मैत्री और क्या नाम है, कात्यायनी आदि है। ये उत्तर वैदिक काल की विदुषियाँ हैं। ध्यान रखना, पूर्व वैदिक काल की विदुषियाँ अलग है, उत्तर वैदिक काल की विदुषियाँ अलग है, पूछा जा सकता है। और इन बातों का भी आप ध्यान रखिएगा कि किस ग्रंथ में, किस वेद में क्या कुछ उल्लेख मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में नारियों की जो राजनीतिक कार्यों में जो भाग लेती थी नारियां, अब उनमें भाग नहीं ले सकती थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हो गया था, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित था और जाति परिवर्तन करना भी कठिन था। भाई आज के जो टाइम में जो गोत्र है, जब हम आज के टाइम में जब शादी होती है, तो हम तो खुद का गोत्र भी, माँ का गोत्र भी, नानी का गोत्र भी, अपने आस पड़ोसियों का गोत्र है, उस गोत्र की लड़की या लड़के से शादी हम नहीं कर सकते थे। ये प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ था, जो अब तक भी चल रहा है। कहने का मीनिंग ये है कि हम अंतरजातीय विवाह भी बंद हो गया था। अंतरजातीय विवाह भी बंद हो गया था और गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई थी। आगे देखते हैं, पूर्व वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह और विधवा विवाह, ये सब प्रथाएं प्रचलित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते-आते इनमें कमी आ गई थी। आगे देखते हैं, आगे क्या है?
इस काल में वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित थी। हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में अगर ब्राह्मण का लड़का है, अगर वो व्यापार करता है तो वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा भई। क्या कहलाएगा? वैश्य, व्यापारी कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या था? अगर वो ब्राह्मण का लड़का है, चाहे वो कितना भी निकम्मा हो, कितना भी अनपढ़ हो, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर एक शूद्र का लड़का है, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो शूद्र ही कहलाएगा। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ था, जो आज भी प्रचलित है। मतलब जातियों में अब भी बंधे हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कुछ था? उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का कारण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ऋग्वेद है ना? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। भाई ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे? जब ऋग्वेदों को की जो भाषा थी उन्हें पढ़ना जब कठिन हो गया था, तो उनके उस सरल भाषा में जो बुक लिखी गई थी, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया था। तो ऋग्वेद को जो जब ट्रांसलेट किया गया आसान भाषा में, तो उसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ नाम दिया गया था। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतेरेय। तो इसमें कहा पुत्री को सभी दुखों का कारण कहा गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, तब हम ये सब पढ़ेंगे कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है और इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया गया है और अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या भाई कितनी गिरावट आ गई थी नारी की स्थिति में। यानी लड़की होगी तो आपको शोक मनाना पड़ेगा और कन्या हुई है तो मतलब कि निंदा की गई है कि लड़की नहीं होनी चाहिए थी। मैत्रायणी संहिता में नारी को शूद्र यानी बिल्कुल शूद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। यानी लेडीज को बिल्कुल निम्न बताया गया किसी में मैत्रायणी संहिता में। ये सब ध्यान रखिएगा कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में, किस संहिता में, किस वेद में किस चीज का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखते हैं, अनुलोम विलोम विवाह पद्धति का प्रचलन हो गया था उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम क्या था? अगर लड़का है, लड़का आर्य है और लड़की अनार्य है, या ये कह सकते हैं कि लड़का है वो ऊंचे कुल का है और लड़की है वो निम्न कुल की है, तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। अगर लड़की ऊंचे कुल की होती थी और लड़का निम्न कुल का होता था, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। अनुलोम को अच्छा माना जाता था, प्रतिलोम को अच्छा नहीं माना जाता था। ऋग्वेद में जहाँ मनोरंजन के लिए शिकार था, रथ दौड़ थी, नृत्य संगीत वगैरह प्रमुख था, वही उत्तर वैदिक काल में जुए जैसी सामाजिक बुराई ने प्रचलन हो चुकी थी। यानी कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में गिरावट आ चुकी थी। सामाजिक जीवन में गिरावट आ चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आ चुकी थी, बुराइयों ने प्रचलन ले लिया था, गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई थी। जहाँ एक व्यक्ति अगर ब्राह्मण का बेटा है वो कुछ भी कार्य कर सकता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण के ही कार्य करेगा, अगर शूद्र कुल में पैदा हुआ है तो वो शूद्र के ही कार्य करेगा। ये सब प्रचलित हो गया था। आगे देखते हैं राजनैतिक जीवन। राजनैतिक जीवन में क्या था? उत्तर वैदिक काल में जन ने मिलकर जनपद का रूप ले लिया था। हमने पढ़ा था कि पहला क्या था? कुल था, कुल से ग्राम था, ग्राम से विश था और विश से जन था। अब जन मिलकर क्या बन गए थे? जनपद बन गए थे। क्या बन गए थे? जनपद गए थे। जैसे उत्तर वैदिक काल में जो पुरु जन था और भरत जन था, हमने किस में पढ़ा था? वैदिक काल के वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था, जो सुदास थे वो भरत जन के राजा थे जिन्होंने दशराज युद्ध जीता था, तो दशराज युद्ध में भरत जन जीता था, ये हमने पढ़ा था। तो जो पुरु जन था और भरत जन था वो दोनों मिलकर कुरु जनपद के रूप बन गया था। क्या बन गया था? कुरु जनपद बन गया था। ध्यान रखता, जनपद पुरुजन और भरत जन दोनों मिलकर कुरु जनपद बन गए थे उत्तर वैदिक काल में।
ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ उत्तरवैदिक काल में लिखा गया है, तो ये राष्ट्र शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। उत्तरवैदिक काल में राजाओं का जो पद था वो शक्तिशाली हो गया था और वंशानुक्रम हो गया था। जहाँ पूर्व वैदिक काल में जो सभा समिति थी राजा पर अंकुश लगा सकती थी, लेकिन वहीं पर अब राजा की स्थिति थी वो मजबूत हो गई थी और सभा समिति की जो स्थिति थी वो कमजोर होती जा रही थी उत्तर वैदिक काल में। वही सभा व समिति की जो संस्थाएं थी उनकी शक्तियों में कमी आ गई थी और आर्यों की सबसे प्राचीनतम जो जनसभा थी कौन सी? विदथ। विदथ जो सबसे प्राचीनतम थी जिसमें लेडीजें भी भाग ले सकती थी, वो समाप्त हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। प्रजापति की पुत्री सभा व समिति को किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। बलि नामक कर को स्थायी कर दिया गया था। हमने पढ़ा था कि एक कर लिया जाता था, लेकिन वो जो जनता थी वो स्वेच्छा से देती थी नजराने के रूप में, लेकिन अभी वो जो नजराना दिया जाता था स्वेच्छा से, अब उसे कर का रूप दे दिया गया था। किस कर का? बलि नामक कर के रूप में लिया जाता था। और ये जो कर होता था उसको जो लेने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भागदू कहा जाता था। ये ध्यान रखना, क्या कहा जाता था? भागदू। और जो कर था वो 1/6 भाग लिया जाता था, यानी किसी भी चीज पर जो कर लगता था तो वो जो संपत्ति होती थी उसका छठा हिस्सा लिया जाता था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जो आगे चलते चलते जब अलाउद्दीन खिलजी आते हैं दिल्ली सल्तनत में, वो 1/2 कर देते हैं, यानी आधा हिस्सा लेने लग जाते हैं। कर मतलब कि इतना ज्यादा बढ़ता चला गया था। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जिनमें जो 3 प्रसिद्ध यज्ञ कौन कौन से हैं? राजसूय यज्ञ है, राजा को अभिषेक के समय ये यज्ञ किया जाता। वाजपेयी यज्ञ है जिसमें रथ दौड़ व घुड़दौड़ होता था, एक तरह का मनोरंजन होता था इसमें। और अश्वमेध यज्ञ है, उस वो जो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, यानी एक यज्ञ किया जाता था उसमें 2 घोड़े छोड़े जाते थे और वो जो घोड़े जिस जिस प्रदेश से निकलते थे वो प्रदेश उस राजा के अधीन आ जाता था। यदि उन घोड़ों को जो भी राजा पकड़ लेता था या रोक लेता था तो उस राजा को भाई जिसने घोड़े छोड़े हैं उसके साथ युद्ध करना होता था। ये क्या था? अश्वमेध यज्ञ था, यानी ये साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था उनका? उत्तर वैदिक काल में भाई लौह धातु का आविष्कार हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में लौह धातु का आविष्कार हो चुका था, यानी 1000 ईस्वी के बाद, ईस्वी पूर्व के बाद लौह धातु का आविष्कार हो चुका था। पूछा जाए जो वैदिक काल के लोग थे सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करने लगे थे, तो सबसे पहले उन्होंने तांबे का प्रयोग किया था और मनुष्य ने भी सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया था। सबसे पहले किसका प्रयोग किया था भाई? तांबे का प्रयोग किया था। और इसमें कृषि करना आसान हो गया था भाई, लोह की धातु की खोज होने के बाद कृषि करना आसान हो गया था। और इस काल में जो कृषि को है ना वो अधिक महत्व, इस काल में कृषि को अधिक महत्व दिया जाने लगा और उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है वो व्यापार के लिए भी होने लगी। जहां पर पूर्व वैदिक काल में जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती थी, वहां उत्तर वैदिक काल में अब कृषि व्यापार के लिए भी की जाने लगी थी लौह धातु के प्रयोग करने के बाद से। लेकिन जो ये व्यापार होता था वो सिर्फ देशी होता था, यानी एक जन से दूसरे जन में, यानी एक कबीले से दूसरे कबीले में व्यापार होता था। व्यापार के लिए दूर दूर जो लोग जाते थे, यानी जो व्यापारी होते थे, व्यापारी को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। व्यापारी को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। और जो लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय होता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। जहां अब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं, लेकिन उस टाइम में जब हम एक चीज खरीदनी होती है तो उसके बदले में हमें दूसरी चीज देनी पड़ती थी उत्तर वैदिक काल में। लेकिन उल्लेख मिले हैं किसके? 3 प्रकार के सोने के सिक्कों के उल्लेख मिले हैं। अष्टप्रद, पाद, शतमान और एक सोने का निष्क नामक सोने का सिक्के के भी उल्लेख मिले हैं। लेकिन जहां तक कहा जाता है कि व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली से ही होता था। उत्तर वैदिक काल में पशु बलि प्रारंभ हो चुकी थी। पशु बलि प्रारंभ हो चुकी थी जिसकी वजह से पशुधन में कमी आने लगी थी। जहां पूर्व वैदिक काल में पशुधन था वो मेन माना जाता था, जिसके पास जितने ज्यादा पशु होते थे वो सबसे अमीर होता था। और जिसे सबसे धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। किसमें भाई?
पूर्व वैदिक काल में जिसके पास सबसे ज़्यादा पशु वो सबसे धनी व्यक्ति। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही स्थिति पलट जाती है क्योंकि पशु बलि शुरू हो जाती है, जिसके कारण पशुओं का जो पशु है वो लोग कम रखने लग जाते हैं और कृषि पर ध्यान ज़्यादा देने लगते हैं। और इस काल में जो गाय का स्थान था वो घोड़े ने ले लिया था। उत्तर पूर्व वैदिक काल में जब गाय महत्वपूर्ण थी, वही उत्तर वैदिक काल में घोड़ा महत्वपूर्ण पशु हो गया था। अब देखिए किस ग्रंथ में क्या-क्या उल्लेख मिलते हैं कृषि से संबंधित वो देखते हैं। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें कृषि से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद का जो पहला और 10वां जो नए मंडल है, भाई देखो ऋग्वेद की रचना हुई थी पूर्व वैदिक काल में, लेकिन 2 मंडल है जो नए हैं जिनकी रचना बाद में हुई थी, उसमें बुआई, जुताई और फसल की गहाई इनका वर्णन मिलता है। और गेहूँ को गोधूम कहा जाता था, चावल को ब्रीही कहा जाता था उस टाइम में। और कांठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने के उल्लेख मिलते हैं। 24 बैलों द्वारा हल खींचने के उल्लेख मिलते हैं किसमें? कांठक संहिता में, यानी उस टाइम में कृषि महत्वपूर्ण हो गई थी। यजुर्वेद में हल का जो कोना होता है, जो जिसमें जमीन में जो बुआई की जाती है उसे सिर कहा जाता था। और हल से खींची गई जो रेखाएं होती थी उसे सॉरी माफ कीजिएगा भाई, हल से जो खींची गई रेखाएं होती थी उसे सीता कहा जाता था। किसमें? यजुर्वेद में। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन। जो धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कहता था। उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक देवता थे, जो पूर्व वैदिक काल के जो देवता थे, उनका महत्व कम हो गया था क्योंकि उस टाइम में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था और इंद्र को पुरंदर कहा गया था। किसमें? पूर्व वैदिक काल में। पुरंदर मतलब दुर्ग तोड़ने वाला, उसे वर्षा का देवता भी माना जाता था। किसे? इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था और सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। इंद्र और वरुण का स्थान किसने ले लिया था भाई? प्रजापति, विष्णु और रुद्र और शिव ने ले लिया था। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। इस काल में कर्म कांड अधिक खर्चीले हो गए थे और जटिल हो गए थे, यानी इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा यज्ञ होने लगे थे और यज्ञों की वजह से भाई बहुत ज्यादा खर्चा होने लगता था, जहाँ ये सब पहले इतना अधिक नहीं होता था। जो पूषण थे, जो ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में ये पूर्व वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता बन गए थे। कौन? पूषण। और जो एक ये सर्वप्रथम जो ज्वालोपनिषद है, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन सा? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, यानी जीवन के 4 पड़ाव हैं। पहला है ब्रह्मचार्य, जिसमें ब्रह्मचारी जीवन जीना पड़ता है, यानी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। फिर गृहस्थ आश्रम, शादी करनी पड़ती है, यानी बच्चे पालने पड़ते हैं। वानप्रस्थ आश्रम यानी फिर जो ब्रह्मचारी आश्रम में जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाना लिखाना वगैरह ये सब होता है। और संन्यास आश्रम में फिर संन्यास लेना पड़ता है। अगर पूछा जाए किस आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, तो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। एक और साक्ष्य मिले हैं भाई, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे पहले कौशाम्बी नगर में किया गया था और उत्तर वैदिक काल में किया गया था। आज भाई ये हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।